दोस्त इमेजिन करिए आप एक जगह पे चलते हुए जा रहे हैं और जिस ज़मीन पे चल रहे हैं अब वो ज़मीन माटी की ज़मीन नहीं, अब वो हड्डियाँ और राख में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसी राख जो कि समझ लो 1.5-2 दिन पहले तक एक इंसान था, खाता पीता सांस लेता। उस जगह पे हवा इतनी ज़्यादा मोटी हो गई है कि सांस नहीं ले पा रहे हो। गोश्त के जलने की स्मेल आ रही है, हड्डियों की जलने की स्मेल आ रही है, लेकिन उससे ज़्यादा खूंखार उसमें मौत की स्मेल है। तुम सांस नहीं ले पा रहे हो, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लग रहा है आसमान तुम्हारे ऊपर टूट के गिर रहा है। अपने आसपास देखते हो हर तरफ बॉडीज पड़ी हुई है, ऐसे जैसे लकड़ के ढेर रखे हुए हैं। तार होते हैं ना बार्ब्ड वायर्स, उसके अगेंस्ट कोई कवरिंग नहीं, नंगे पड़े हैं सब लोग। कोई मौन नहीं कर रहा, बस एक सन्नाटा है अजीब सा। इंतज़ार हो रहा है कि अब अगला नंबर उन लाशों का आएगा जलाने के लिए। कुछ तो एक तरफ जिंदा लोग हैं बैठे हुए हैं डर के, इस तरफ लाशें हैं, इस तरफ वो लाशें हड्डियों में तब्दील हो चुकी हैं। सम आर स्टिल वार्म, और जो कि ज़िंदा हैं वो अब इंसान जैसे लग नहीं रहे। यहाँ पे जो जिंदा लोग बैठे वो इंसान जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे। आंखें धसी हुई हैं, उनकी चमड़ी लटक रही है उनकी हड्डी से, उनके होठ फट रहे हैं जैसे मानो कितने दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया है। एंड यू कांट टेल कि वो जो बंदा जिसको तुम देख रहे हो वो 20 साल का है, 60 साल का है। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें जवान भी हैं। कोई रो नहीं रहा, कोई भाग नहीं रहा, सब बैठ के बस देख रहे हैं। और तुम देख रहे हो उन लोगों को कोलैप्स होते हुए, वो एक दूसरे को देख रहे हैं कोलैप्स होते हुए, बट वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो चिल्ला नहीं पा रहे। एक तरफ कॉर्नर में वहीं पे कहीं पे कोने में बहुत सारे मर्द हैं जिनको फोर्स किया जा रहा है अपने ही भाई बंधुओं की लाश उठा उठा के जलाओ, और दूसरी तरफ मजदूरी करवाई जा रही है हंड्रेड्स क्या थाउजेंड्स ऑफ लोगों से, और उनको ऐसे झुंड में रखा हुआ है जैसे जानवर भेड़ बकरी बकरी गाय को रखा जाता है, नॉट नोइंग कि वो काम करेंगे या फिर उनको गैस चेम्बर भेजा जाएगा। और द वर्स्ट पार्ट, वहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं है दोस्त। उस जगह पे कोई रिएक्शन ही नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, कोई आउटरेज नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ चुप्पी है। एक टेरिफाइंग अननेचुरल साइलेंस, लाइक हर कोई अपनी मौत एक्सेप्ट करके कि हाँ भाई मौत, अब मैं तुझसे गले लगने के लिए रेडी हूँ। मौत आई भी नहीं लेकिन फिर भी अपनी मौत के इंतज़ार में बैठे हैं। और ऐसी जगह पे लोग सिर्फ भूख की वजह से नहीं मर रहे थे, वो इसलिए मर रहे थे, वो इसलिए भी मर रहे थे बिकॉज दे स्टॉप्ड बिलीविंग कि इस दुनिया में जीने का भी कोई रीज़न है। अब दोस्त यहाँ पे मैं चाहूँगा थोड़ा सा तुम पॉज लो, बिकॉज इस पॉइंट के बाद से चीज़ें बड़ी अनकंफर्टेबल होने वाली है। क्योंकि तुम उस जगह पे ना थे, ना कभी शायद होगे। तुम्हारे पास खाना है, तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, तुम्हारे पास एक फ्यूचर है, लेकिन फिर भी दोस्त तुम एम्प्टी फील करते हो। सो यहाँ पे असली सवाल उठता है, अगर ये मीनिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को ज़िंदा रखता है नर्क में भी, तो फिर तुम्हें क्या चीज़ ज़िंदा रख रही है? क्योंकि शायद तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तुम अभी भी परेशान घूम रहे हो, सफरिंग में घूम रहे हो। मैन सर्च फॉर मीनिंग जो किताब थी विक्टर फ्रैंकल की, वो सिर्फ एक किताब नहीं थी, एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल मैनुअल था जो कि एक नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर रखा गया था। फ्रैंकल ने बहुत खतरनाक चीज़ें ऑब्जर्व करी और उसके बाद ये किताब लिखी। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस महान राइटर की इस किताब को उठा के, अगर आप चाहें पेपर बैक लेना चाहे पेपर बैक, वरना हार्ड कवर तो है, हार्ड कवर एडिशन भी उठा सकते हैं, लिया जाए और समझा जाए क्या है उसमें ऐसा। उन्होंने सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशंस दी कि सबसे ताकतवर जो होते थे वो सरवाइव नहीं करते थे, जो सबसे स्मार्ट सबसे बुद्धिमान होते थे वो सरवाइव नहीं करते थे। द वंस हु सरवाइव्ड, उनके पास एक रीज़न था जीने का, उनके पास एक वजह थी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने की। तो इन्होंने ह्यूमन लाइफ को एक कोर आइडिया में ब्रेक कर दिया कि हम लोग प्लेजर या पावर से ड्रिवन नहीं है, हम लोग मीनिंग से ड्रिवन है। जिसकी ज़िंदगी में मीनिंग है वो उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जी रहा था जिसमें जिसके बारे में इस किताब में बात करी हुई है। उन कैंप्स में जो लोग अपनी होप, जो लोग उम्मीदें खो दे रहे थे वो उतना ही जल्दी मर जा रहे थे, बट दोज हु हेल्ड ऑन टू समथिंग, जिन्होंने किसी चीज़ पे पकड़ बना के रखी, हो सकता था वो उनका कोई लव्ड वन था जिससे वो प्रेम करते थे, उनका कोई गोल था कि हमें ये करना है, या फिर एक पर्पस था अपने अंदर ही अंदर, उन्होंने अनइमेजिनेबल सफरिंग, इतना दुख दर्द पीड़ा झेल लिया और फिर भी वो बच गए।
इसमें इस किताब में फ्रैंकल जो है लोगोथेरेपी इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका सीधी सादी भाषा में मायने निकालें तो वो 3 तरीके से मायने निकलता है। पहला थ्रू वर्क, विच इज़ कुछ क्रिएट करना और कंट्रीब्यूट करना। दूसरा थ्रू लव, किसी के लिए बहुत ज़्यादा डीपली केयर करना। और तीसरा थ्रू सफरिंग, अपना एटीट्यूड खुद पे खुद चूज़ करना। जब तुम्हें पता है कोई भी चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम एटलीस्ट सफरिंग को अपने कंट्रोल में ले आओ। एंड हम लोग इस पूरे लेक्चर या वीडियो के और वीडियो के दौरान समझने की इन पॉइंट्स को कोशिश करेंगे। इनका जो सबसे पावरफुल आइडिया था वो ये था, आई कोट, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम ए मैन एक्सेप्ट वन थिंग, द फ्रीडम टू चूज़ हिज एटीट्यूड, आई एन कोट। और जो उनकी फाइनल वार्निंग थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल थी, तो काफ़ी ज़्यादा खूंखार थी। आज की डेट पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सफरिंग नहीं है, वो खालीपन है। और उनकी जो फाइनल वार्निंग थी इसलिए खूंखार हो जाती है कि वो सफरिंग नहीं जो कि हम सोचते हमारी ज़िंदगी में आ रही है, वो एक खालीपन है। और खालीपन हमको डुबा रहा है, क्योंकि जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मीनिंग नहीं होता, तुम्हें दोस्त दर्द नहीं फील होता, तुम्हें पेन फील नहीं होता, तुम्हें कुछ फील नहीं होता, तुम शून्य बटा सन्नाटा हो जाते हो, तुम एकदम सुन पड़ जाते हो इन वन लाइन। अगर तुम्हारे पास एक रीज़न है सरवाइव करने का, जीने का, तो तुम किसी भी चीज़ के थ्रू पुश बैक करके, बाउंस बैक करके निकल जाओगे। लेकिन अगर वो सब नहीं है तो तुम्हें कंफर्ट भी अनबीरेबल लगेगा। ऐसा लगेगा तुम्हारे कंफर्ट में भी, आराम में भी तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो हम लोग इस पूरे लेक्चर में 8 ऐसे सत्यों के, 8 ट्रुथ्स के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ इस किताब को एक्सप्लेन करेगा बट तुम्हारी मदद करेगा इस ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ज़िंदगी में अटैक करना है, कैसे उस सफरिंग को चीर के आगे निकलना, अपनी ज़िंदगी पे काबू लाना। और यही अटैक हम लोग करते हैं अपनी मास्टर क्लास में। वी गिव मीनिंग टू योर फाइनेंशियल, मेंटल एंड सोशल लाइफ। तो अगर मास्टर क्लास नहीं लिए तो जाके उसको उठाओ। और अगर तुम अपग्रेड करने के लिए रेडी हो और दूर से चीज़ें नहीं देखना चाहते, एक वीडियो के थ्रू नहीं देखना चाहते, तो मैं एक क्लोज्ड इनर सर्कल बना रहा हूँ बहुत जल्दी, जिसमें डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा मुझसे वाया ग्रुप सेशंस। तो उसमें हर कोई नहीं आ सकता, मैं पहले ही बता दूँ। हर किसी को लिंक नहीं मिलेगा, वो भी मैं पहले बता दूँ। तुम्हें अपना रास्ता अर्न करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो नीचे गूगल फॉर्म है, उसको ईमानदारी से भरो। अगर हमें तुम्हारे आंसर सही लगेंगे सो वील गिव यू द लिंक। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग सही में लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो कि सिर्फ स्मार्ट फील करना चाहते हैं। इट्स फॉर पीपल हु वांट टू बिकम डेंजरस। सो जाओ अभी गूगल फॉर्म भी भर देना। सबसे पहले सत्य पे अगर हम लोग आने की कोशिश करते हैं, विच इज़ मीनिंग इज़ नॉट ए लग्जरी। मैं तुमसे कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल पूछना चाहता हूँ दोस्त। अगर मैं तुम्हारा फ़ोन ले लूँ, तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँ, तुम्हारे आसपास के लोग ले लूँ, तुम्हारा घर बार ले लूँ, तुम्हारा फ्यूचर ले लूँ, तो तुम्हारा क्या बचेगा? तुम्हारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अपनी ज़िंदगी में ऊपर से ऐड करते हैं। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने डिस्कवर किया कि मीनिंग एक ऐसी चीज़ है, एक लौती ऐसी चीज़ है जो कि लाइफ को टूटने से, ताश के पत्तों के घर के तरह बिखरने से बचाती है। ये दोस्त कोई सेल्फ हेल्प आइडिया नहीं है, तुम्हें लगेगा कि ये कोई बॉर्डर लाइन बकचोदी वाला सेल्फ हेल्प आइडिया है। ये डिस्कवर किया विक्टर फ्रैंकल ने खुद, स्टारवेशन में, मौत में और एब्सोल्यूट हेल्पलेसनेस में, जहाँ उनको कोई मदद कहीं से नहीं आ रही थी। एंड जो उन्होंने ढूंढा वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था। जो इंसान होते हैं वो तब नहीं मरते जब उनकी बॉडी फेल कर जाती है या उनकी बॉडी ख़त्म हो जाती है, जो कि लोगों को लगता है बॉडी फेल कर गई, बॉडी ख़त्म हो गई, इंसान मर गया। और तब मरते हैं जब उनका फ्यूचर ख़त्म हो जाता है। उनका फ्यूचर तुम उनके हाथ से ले लो। इनका कोटेशन, आई कोट, द प्रिजनर हु हैड लॉस्ट फेथ इन द फ्यूचर वॉज डूम्ड, आई अनकोट। इनके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो प्रिजनर अपने फ्यूचर से भरोसा उठा ले रहा था वो ख़त्म हो जा रहा था। इसका डीपर इंसाइट कहता है कि भाई फ्यूचर एक साइकोलॉजिकल ऑक्सीजन की तरह है। जैसे ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इनकी किताब में फ्यूचर उस ऑक्सीजन की तरह था, वो साइकोलॉजिकल ऑक्सीजन। अगर फ्यूचर कोलैप्स कर जा रहा था, वहाँ पे लोगों की मोटिवेशन कोलैप्स कर जाती, बायोलॉजी कोलैप्स कर जा रही थी और इम्यूनिटी कोलैप्स कर जा रही थी। लोग खुद पे खुद मर जा रहे थे। आई डोंट नो तुमने वो तारे ज़मीन पर वाली मूवी में वो सीन देखा है कि नहीं, जब ईशान अवस्थी का बाप आके बताने की कोशिश करता है आमिर खान को कि देखो भाई हम भी रिसर्च करते हैं अपने बच्चे के बारे में। तो आमिर खान बोलता है कि एक पेड़ को काटने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसको इतनी गालियाँ दो, कोसो, वो खुद उन गालियों से कोसने से एक दिन खुद मुरझा के मर जाएगा, तो तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं हो। यही होता था लोगों के साथ। नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उनकी उम्मीदें ख़त्म कर दी जाती थी, उनका फ्यूचर तोड़ दिया जाता था, वो खुद पर खुद मर जाते थे। और ये सबसे पहला अनकम्फर्टेबल ट्रुथ है।
विच इज़ यू आर नॉट टायर्ड, तुम थके हुए नहीं हो, तुम एक ऐसे फ्यूचर के बिना रह रहे हो जो तुम्हें एक्साइट करता है। मैं दोस्त उससे पूछता हूँ इस किताब और इस राइटर के तहत कि तू रोज़ सुबह उठता है तो तेरे अंदर वो रोमांच होता है कि भैया आज मज़ा आएगा, या फिर तू सोचता भैया आज फिर से वही ज़िंदगी जीनी है, वही स्कूल, वही कॉलेज, वही ऑफिस, वही बॉस, वही बिजनेस, थक गया हूँ यार। या फिर तू उठता है वाह आज मज़ा आएगा, अरे यार रात हो गई मेरे को नहीं सोना। जब तू तकिए पे अपना सर रखता है तेरी नींद कैसी आती है, ये मैटर करता है, ये तेरा फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर तेरा फ्यूचर तेरे को एक्साइट नहीं करता तो कुछ दिक्कत है। इसी से एक कहानी इनकी कॉन्सेंट्रेशन कैंप की, एक बंदे के बारे में जो कि जिसने अपना फ्यूचर खो दिया और वो कुछ दिन बाद मर गया। फ्रैंकल रिकॉल करते हैं इस किताब में एक फेलो प्रिजनर के बारे में जिसको एक विविड ड्रीम आई थी, एक ऐसे वॉर के बारे में जो कि उसको लगा कि एक स्पेसिफिक डेट को एंड हो जाएगी। ठीक है, ये एक ऐसी वॉर के इसी वॉर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, और वो डेट एंटायर रीज़न बन गई इस बंदे के सर्वाइवल के लिए। एवरी डे, हर दिन प्रतिदिन जो भी वो एनर्जी लेता था देता था, उसके अंदर एक बिलीफ रहता था कि इस डेट को वॉर ख़त्म हो जाएगी, मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन वो डेट एक दिन आई और कुछ नहीं हुआ, वॉर ख़त्म नहीं हुई, फ्रीडम नहीं हुई, लोग आसपास मर रहे थे, और उस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ कोलैप्स कर गया विद इन डेज, विदाउट, वो ठीक ठाक चल रहा था लेकिन कुछ चंद दिनों बाद ही बीमार पड़ गया, उसकी सारी स्ट्रेंथ चली गई और वो बंदा मर गया। यहाँ पे फ्रैंकल ने एक बहुत चिलिंग ऑब्जर्वेशन देखी। शरीर नहीं था जिसने सबसे पहले संन्यास दे दिया मेरे दोस्त, वो बिलीफ था उसके फ्यूचर के ऊपर जिसने संन्यास दे दिया। जिस दिन वो डेट आई, जिस दिन वो तारीख आई जिसका कुछ नहीं हुआ, जैसे लोगों के साथ होता है, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, अब क्या भैया सब कुछ कोलैप्स कर गया। ऐसी इस बंदे की ज़िंदगी में जब सब वंस दैट डिसअपियर्ड, दैट डेट डिसअपियर्ड, उसकी बॉडी सिंपली फॉलोड। तो पहले तुम्हारी होप डिसअपियर करती है, फिर तुम्हारा शरीर ख़त्म होता है, फिर तुम मरते हो। तभी लोगों कहते हैं ना, बूढ़े लोग जब ख़त्म हो रहे होते हैं या जो वेंटिलेटर पे होते हैं, बोला जाता है ना उनके कान में जाके बोलो कि आप बच जाएंगे, आप इसके थ्रू निकल जाएंगे। बहुत लोग निकल भी जाते हैं, लेकिन जिनकी होप चली गई है वो ख़त्म है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रुथ विच वॉज द कैम्प वॉज नॉट जस्ट फिजिकल, इट वॉज एग्जिस्टेंशियल। मतलब ज़्यादातर लोगों ने ये जो कॉन्सेंट्रेशन कैम्प थे इसको मिसअंडरस्टैंड किया। वो ये सोच रहे थे और हिस्टोरियंस ये सोच रहे थे, आने वाली पीढ़ियाँ ये सोच रही थी कि वो एक फ़िज़िकल टॉर्चर था, बट फ्रैंकल ने दिखाया वो मीनिंग डिस्ट्रक्शन था। वो ये दिखाने के लिए था कि कैसे इंसान का मीनिंग तोड़ दो तो तुम इंसान को तोड़ सकते हो, मार सकते हो। असल में इन लोगों से क्या लिया जा रहा था, क्या छीना जा रहा था? सिर्फ खाना नहीं, सिर्फ उनकी स्वतंत्रता नहीं जो तुम्हें लग रहा है, उनकी आइडेंटिटी, उनका पर्पस, उनका नैरेटिव। प्रिजनर्स को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बना दिया गया था, नंबर्स बना दिया गया था, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 10। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल नहीं था कि भाई आर्मी में होता है ये सल्यूट मारा, हाँ भाई तुम नंबर 20, किसी को नाम ही नहीं पता। ये फिलोसॉफिकल डेथ थी ऐसे लोगों की। यही हो रहा था वहाँ पे। यही विक्टर फ्रैंकल ने एक एग्जाम्पल, एक कहानी देके यहाँ पे समझाया है, विच इज़ सूप की कहानी। एक सर्वाइवल साइकोलॉजी। जब कैंप में लाइनें लगती थी खाने के लिए, जो कि सूप मिलता था, वहाँ पे भी लोग अपनी फेट डिसाइड करते थे। वहाँ पे 2 लाइन बनती थी, लेकिन वो दोनों लाइन सूप के काउंटर की तरफ जाती थी। पतला सा उन्हें सूप माड़ वाड़ जैसे चावल का निकलता है ना, वैसे कुछ दिया जाता था। तो जो लाइनें वहाँ पे जाती थी, तो एक गार्ड जो था वो बड़ा थोड़ा हम्बल था, एक गार्ड जो था बड़ा क्रूअल था। तो प्रिजनर्स ऑब्सेस करते थे कि किस कतार में खड़े होना है, बिकॉज ये छोटा सा डिसीजन उनके सर्वाइवल को पूरी तरीके से चेंज कर सकता था। भाई अगर तुमको गलिया दिया, क्रूअल गार्ड ने मार दिया, पीट दिया, तुम्हारी उम्मीद वैसी तोड़ दी। और फ्रैंकल ने यहाँ पे कुछ बहुत ही डीप नोटिस किया। लोगों को अभी भी फील करवाना था अपने अंदर जो प्रिजनर्स थे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कि भाई हमारे पास अपनी लाइफ का थोड़ा सा कंट्रोल है, जबकि वो एक इल्यूजन था। इल्यूजन मतलब वो लाइनें दोनों सूप की तरफ जा रही थी, लेकिन लेफ्ट लाइन में खड़े हों या मैं राइट लाइन में खड़े हूँ, ये कतार चूज़ करूँ वो कतार चूज़ करूँ, तो दोनों थोड़ी सी कंट्रोल आ रही थी। तो उससे उम्मीदें जग रही थी लोगों में, बिकॉज जब तुम पूरी तरीके से पावरलेस फील करते हो, तुम्हारी विल और ज़्यादा जल्दी कोलैप्स करने शुरू हो जाती है तुम्हारी बॉडी से। तो नाज़ी लोग बड़े इंटेलिजेंट थे, उनका पूरा कंट्रोल ख़त्म करना चाहते थे। तो फ्रैंकल का यही कहना था कि ये मुद्दा सूप के ऊपर नहीं है, ये मुद्दा है उस आइडिया पे होल्ड ऑन करने का कि माई चॉइस स्टिल मैटर्स, और मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई वॉर प्रिजनर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरी भी चॉइस मैटर करती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ पे मीनिंग कंटेनर था। एक कंटेनर जैसे बर्तन होता है ना जिसमें पानी रखा होता है, वो ऐसा था
क्योंकि जब आइडेंटिटी कोलैप्स करती है, यू डोंट नो हु यू आर, तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो। अब ये कोको कोला की 0 शुगर वाली बोतल में मैं पानी भर के यहाँ पे पी रहा हूँ भाई, इसकी आइडेंटिटी क्या है? कुछ तो मीनिंग गया इस बोतल को कि ये कोल्ड ड्रिंक खत्म होने के बाद सिर्फ एक बोतल नहीं रहेगी, उसमें पानी भरने का प्याला बना लिया मैंने इसको। इनका कोटेशन है, आई कोट, वी हैड लॉस्ट ऑल फीलिंग, वी वेर नो लॉन्गर एबल टू फील जॉय और ग्रीफ, अनकोट। ये एक लाइन उठाई है जो कि इनकी नमनेस दिखाती है, जो कि सिर्फ नमनेस नहीं है, सिर्फ सिर्फ सन्नाटा नहीं है। इनका इनका पूरी आइडिया, इनके पूरे शरीर, इनका पूरा सिस्टम सुन नहीं पड़ गया। ये एक एग्जिस्टेंशियल कोलैप्स है। सेकंड ट्रुथ जो कि यहाँ पे आता है, विच इज़, इंसानों को सिर्फ खाना नहीं चाहिए, उनको मीनिंग स्ट्रक्चर्स चाहिए। बिना मीनिंग स्ट्रक्चर के तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। नंबर 3 पे आते हुए, विच इज़ एपैथी इज़ नॉट वीकनेस, इट इज़ एडेप्टेशन। एपैथी क्या होता है? सबसे पहले तो लैक ऑफ इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में। और इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में क्या था? लैक ऑफ इंटरेस्ट। लोगों के पास कोई रिएक्शन नहीं था, उनका कोई इमोशन नहीं था, उनके अंदर कोई एम्पैथी नहीं बची थी, कोई प्यार नहीं बचा था। बट इसको डीपली समझो, एपैथी वीकनेस नहीं है। एपैथी इज़ लाइक तुम्हारा ब्रेन कह रहा है, तुम्हारा भेजा तुमसे कह रहा है, अगर तुम फील करना शुरू कर दोगे ना तो तुम जल्दी मर जाओगे। अगर तुम अपने अंदर फीलिंग ले आओगे तो तुम जल्दी कमज़ोर पड़ जाओगे। तो तुम सामने लाश जलते हुए देखोगे, तुम्हारी फट जाएगी कि जिस बंदे के साथ तुम बैठ के कल पेचे लड़ा रहे थे, या फिर जिस बंदे के साथ बैठ के तुम हंस रहे थे, अपनी ब्रेड तोड़ के शेयर कर रहे थे सूप के साथ, वो बंदे को आज जलाया जा रहा है, तो वो फीलिंग ले आओगे तो तुम ख़त्म हो, तुम जल्दी मर जाओगे। इनका कोट यहाँ पे था, आई कोट, एपैथी वॉज अ नेसेसरी मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। इसकी साइकोलॉजिकल लेयर कहती है कि इमोशन एनर्जी रिक्वायर करता है, और उस वक्त किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं थी, बिकॉज इट वॉज लाइक गोल्ड। कहीं पे भी एनर्जी इन्वेस्ट करना वॉज लाइक इन्वेस्टिंग गोल्ड। और होप रिक्वायर्स बिलीफ। एक्सट्रीम सफरिंग में ये चीज़ें लायबिलिटी बन जाती है, बोझ बन जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में ब्रेन क्या करता है? एक बहुत ब्रूटल चीज़ करता है, वो शट डाउन कर देता है ऐसे इमोशंस। कैसे इमोशंस? एम्पैथी, सेंसिटिविटी, अटैचमेंट, सब खत्म हो जाते हो, तुम सुन पड़ जाते हो, शून्य बता सन्नाटा, कुछ नहीं। और यहाँ से इनका थर्ड ट्रुथ आता है, जो तुम बोल रहे हो कि दीज पीपल वेर हैड बिकम कोल्ड, कि सामने लाशें जलाई जा रही हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं, फ़र्क नहीं कर रहा। ये एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स था इन लोगों का। यहीं से एक इनकी कहानी आती है छोटी सी, ज़रा यहाँ पे मस्करी हो जाए। लाफिंग इन हेल इनका एक था कि भाई हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो कि इस संघर्ष को थोड़ा आसान बना दे। इस बीच जब ये लोग भुखमारी से गुजर रहे हैं, ठंड से गुजर रहे हैं, ब्रूटल लेबर, इनसे मजदूरी, ईंटा मजदूरी कराई जा रही है, तो विक्टर फ्रैंकल ने एक और उनके एक और साथी फेलो प्रिजनर ने एक बड़ा ही अजीब पैक्ट बनाया। जैसे पैक्ट होता है ना, ये हाथ मिलाया है कि भाई कुछ ना कुछ वो लोग ढूंढेंगे हर दिन प्रतिदिन, जिसके ऊपर वो कुछ चंद सेकंड के लिए हंसेंगे। नॉट बिकॉज लाइफ वॉज फनी, ऐसी ब्रूटल सिचुएशन में लाइफ इज़ नॉट फकिंग फनी, बट बिकॉज लाइफ वॉज अनबियरेबल। अब झेली नहीं जा रही थी। अजीब अजीब सीन्स वो लोग इमेजिन करते थे, जैसे कि यू नो इमेजिनिंग लेक्चर्स कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तो साइकोलॉजी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या था, और वो एक दूसरे से हंस हंस के बात करते थे कि जैसे कि वो लोग प्रोफेसर्स हैं, नॉट प्रिजनर्स, एंड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स वो हंसते भी थे। एंड फ्रैंकल ने इसको बाद में एक्सप्लेन भी किया कि इतने बुरे संघर्ष में एक ऐसा इंसान जो कि चूज़ कर पा रहा है एक मोमेंट ऑफ मीनिंग, भले ही वो छोटी सी हंसी हो, वो मोमेंट हमारी ज़िंदगी से पेन खींच लेगा, और वो उनको याद दिलाएगा कि हाँ तुम अभी भी इंसान हो। तुम में से बहुत लोग बिजी हो, लाइफ में लगी पड़ी है, क्योंकि तुम लोग, और एंड पीपल टेंड टू फाइंड हैप्पीनेस आउटसाइड दोस्त। चंद मोमेंट्स में हैप्पीनेस होती है। अपने घर वालों के साथ बैठ के शाम की चाय पियोगे, चाय पीते हो, चाय नहीं पीते हो दूध पी लो, भाई दूध नहीं पीते हो कॉफ़ी पी लो, कुछ भी पी लो, पानी पी लो, बट बैठो, शेयर दैट मोमेंट। मत बात करो नौकरी की, एग्ज़ाम की, पेपर की, ऐसी हंसी मजाक की बात करो, भैया करंट अफेयर्स में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये वो, मज़े करो, ऐसे हैप्पीनेस ढूंढो। ये सीख सकते हो इससे। आगे बढ़ते हुए इनकी बिगेस्ट डिस्कवरी थी एक, विच वॉज मीनिंग इज ग्रेटर दैन कंडीशन। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे फ्रैंकल अपने आप को, विक्टर फ्रैंकल अपने आप को अलग कर लेते हैं हर तरीके की साइकोलॉजी से। क्या हो सकता था? वर्स्ट केस सिनेरियो, सब लोग मर जाते, लेकिन क्या सिनेरियो निकला? कुछ लोग बच गए।
वाई? नॉट बिकॉज उनके पास स्ट्रेंथ थी या इंटेलिजेंस थी या लक था, बिकॉज उनके पास मीनिंग था, उन्होंने खुद को मीनिंग दिया। यहाँ पे इन्होंने एक फ्रीडरिक नीचे का कोट उठाया था, विच इज़ आई कोट, दोज हु हैव अ वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। नीचा ने कहा था कि अगर तुम्हारा वाई स्ट्रांग है, तुम्हारा मीनिंग स्ट्रांग है, तो कोई भी सर्कमस्टांस तुम्हारे हाथ सामने फेंक दो, यू विल डू इट, यू विल डू इट। भाई मेरे को बिजनेस ग्रो करना है, अरे एग्ज़ाम आ रहे हैं भाई, एग्ज़ाम, अरे भाई इंपॉर्टेंट सबमिशन आ रहे हैं, अरे भाई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, नहीं नहीं नहीं, तुम टाइम निकालोगे 1 घंटा, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा मीनिंग उस बिजनेस पे काम करना जो कि तुम्हें अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, या तुम्हारे उस हॉबी पे काम करना जिसमें पता है तुम उसमें अच्छे हो, बीट स्पोर्ट्स, बीट म्यूज़िक, बीट आर्ट, उसको 1 घंटा दोगे अपनी ज़िंदगी का, और तुम किसी भी हाव को साइड उठा के अपना वाई ऊपर रखोगे। बट इस कोट में और थोड़ा डेप्थ में घुसे तो मीनिंग ना 3 चीज़ें करता है। सबसे पहला, वो सफरिंग को ऑर्गेनाइज करता है। पेन स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, इंड्यूरेबल हो जाता है, तुम उसको बर्दाश्त कर पाते हो जिस दिन तुम मीनिंग दे दोगे अपनी सफरिंग को। दूसरा, इट क्रिएट्स फ्यूचर ओरिएंटेशन, मतलब तुम अब प्रेजेंट पेन में नहीं जी रहे, तुम इमेजिन्ड फ्यूचर में जी रहे हो। इमेजिन्ड फ्यूचर में जो आने वाला भविष्य है उसकी अच्छाइयों को सोच के तुम्हारा प्रेजेंट का संघर्ष कम होता जा रहा है दोस्त। और तीसरा, इट स्टेबलाइजेज आइडेंटिटी। इसमें उस टाइम पे फ्रैंकल का कहना था कि वॉर प्रिजनर्स थे वो ये सोचने लगे कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको सरवाइव करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ से फोर्थ ट्रुथ आता है, मीनिंग इमोशनल नहीं है दोस्त, मीनिंग स्ट्रक्चरल है और साइकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मीनिंग एक स्ट्रैटेजी है, मीनिंग एक ऊपर से आया हुआ लक नहीं है कि तुमको लक आया, तुमको लक उतरा, ऊपर वाले की देन है तो तुम्हें मीनिंग मिल गया लाइफ में। नहीं नहीं नहीं, उसको स्ट्रक्चर के थ्रू गुजारना पड़ता है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्ट्रैटेजी की तरह, शतरंज की तरह खेलना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए इन्होंने प्यार के बारे में बात करी, भैया थोड़ी प्यार की बातें हो जाए कि कैसे प्यार, लव इज़ अ काइंड ऑफ सर्वाइवल मैकेनिज्म। और ये इनकी किताब का सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट में से एक है, क्योंकि लोग लव को इमोशन की तरह मानते हैं, और फ्रैंकल का इंसाइट था कि लव सिर्फ इमोशन नहीं है, लव एक एग्जिस्टेंशियल एंकरिंग है, मतलब तुम्हें रोक के रखता है बीच में। लव सफरिंग में एक उम्मीद देता है, जो कि ये कहानी लिखते हैं कि ये विक्टर फ्रैंकल अपनी बीवी को इमेजिन करते थे जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में चलते थे। उनको पता नहीं था कि वो जिंदा है नहीं है, येट वो इमेज उनकी बीवी की उनको वो ताकत देती थी आगे बढ़ने की। उनका कोट यहाँ पे था, आई कोट, लव इज़ द अल्टीमेट एंड द हाईएस्ट गोल टू विच मैन कैन एस्पायर। क्योंकि लव, प्यार एक दिशा देता है, डायरेक्शन देता है, एक रीज़न देता है, एक आइडेंटिटी देता है। इवन इन एब्सेंस, खालीपन में भी प्यार एक एग्जिस्टेंस सस्टेन करने की कैपेबिलिटी देता है। जहाँ से इनका फिफ्थ ट्रुथ आता है, विच इज़, तुम्हें सिर्फ लोग नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसे लोग चाहिए who are worth it, who are worth standing for in suffering। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जिनके लिए तुम सफरिंग भी झेल जाओ, सफरिंग वर्दी लोग हैं। मैं इस सफरिंग के थ्रू जीऊँगा क्योंकि उस तरफ अगर मेरी बीवी है, फ्रैंकल का कहना था, शी इज़ वर्थ इट, मैं उसके लिए सफरिंग लूँगा, झेलूँगा। इससे इनका छठा आता है, विच इज़ अगेन सफरिंग इटसेल्फ, जो कि इनके अकॉर्डिंग सबसे मिसअंडरस्टूड फोर्स था। मॉडर्न दुनिया क्या कहती है, पेन अवॉइड करो, लेकिन फ्रैंकल ने क्या कहा, पेन इनएविटेबल है दोस्त। असली सवाल, असली मुद्दा यहाँ पे ये है कि तुम्हारी जो सफरिंग है उसका कोई मीनिंग भी है। तुम क्या सोच रहे हो, सफरिंग इज़ विदाउट मीनिंग? ये जो तुम ऐसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप की इमेज देख रहे हो, सब पढ़े हुए हैं, इज दिस विदाउट मीनिंग? जिस पे इनका एक कोटेशन था, आई कोट, व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन वी आर चैलेंज टू चेंज आवर सेल्स, आई अनकोट। और इसमें इनकी 2 तरीके की सफरिंग थी इस किताब में, अगर आप देखेंगे। पहला, मीनिंगलेस सफरिंग, विच इज़ रैंडम केओटिक क्रशिंग, दबा देगी, रैंडमली आएगी, तोड़ देगी, पटक देगी, ख़त्म कर देगी। और दूसरी, मीनिंगफुल सफरिंग, एक ऐसी सफरिंग जो तुम खुद चूज़ कर रहे हो, जो कि इंटीग्रेट कर रहे हो, जो कि तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर रही है, जो कि तुम्हें बदल दे रही है। क्या तुम दोस्त ऐसे हो? तुम अपनी डेली लाइफ में इस किताब से कुछ सीख के इम्प्लीमेंट कर सकते हो? क्या तुम्हारी सफरिंग तुम समझते हो केओटिक है, रैंडम है? मेरे मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि दोस्त तू पढ़ नहीं रहा, मेरी नौकरी नहीं लग रही क्योंकि दोस्त तू बेटर ट्राई नहीं कर रहा बाकी कैंडिडेट से।
मैं स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा बिकॉज दोस्त तू जिम नहीं जा रहा जैसे तेरे को जाना चाहिए, तेरे को और दूसरी चीज़ों पे काम करना चाहिए, अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए। मेरे क्लाइंट्स क्लोज नहीं हो रहे क्योंकि दोस्त तू उतने ज़्यादा आउटरीच नहीं कर रहे हैं। मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे क्योंकि भाई तू अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा है। अब तुम इसको बैठ के रोगे या फिर इसको मानोगे हाँ है, अब क्या करूँगा, नेक्स्ट क्या है, अब क्या आगे होगा। जिससे इनका छठा तुरंत आता है, पेन दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं है, बट ऐसा दर्द जिसके पीछे कोई मीनिंग नहीं है वो ज़रूर तुम्हें तोड़ देगा। और अगर तुम दर्द को समझोगे नहीं, दर्द के पीछे कोई मीनिंग नहीं डालोगे तो तुम ख़त्म होने वाले हो, तुम्हारा विनाश निश्चय है। यहाँ से इनका इनका एक और कहानी आती है विच इज़ द इल्यूशन ऑफ चॉइस। छोटा सा यहाँ पे ज़रा स्टोरी टेलिंग हो जाए तो उस टाइम पे ना कंसंट्रेशन कैंप में प्रिजनर से पूछा जाता था एक कतार में लाइन में खड़ा करके झुंड में कि भैया कुछ टास्क होने वाले हैं, कौन कौन वॉलंटियर करना चाहता है। अब वहाँ पे किसी को नहीं पता होता था कि वो टास्क क्या होने वाले हैं। समटाइम्स हो सकता था वो बहुत आसान सा काम हो, समटाइम्स इट कुड ऑल्सो मीन डेथ, कि भाई मैंने डेथ को हाँ बोल दिया। तो प्रिजनर्स वहाँ पे एकदम ऐसे पुतले की तरह खड़े हो जाते थे, गऊ की तरह खड़े हो जाते, जैसे गाय रोड पे खड़ी हो जाती ना, हिलती नहीं है चाहे तुम गाड़ी उसको जब तक ठोक ना दे। और इनके दिमाग में ये चलता था कि अगर मैं आगे बढ़ा तो हो सकता है मेरी मौत आ जाए, लेकिन अगर मैं नहीं बढ़ा तो क्या पता मेरे को ये खुद ही चूज़ करते हैं और वैसे ही मार देंगे, तू आगे क्यों नहीं आया। और वो जो मोमेंट ऑफ हेजिटेशन था ना, वो जो स्प्लिट सेकेंड था जहाँ पे इन लोगों को चूज़ करना था विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, एक डिसीजन लेना था विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, ये सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकली टॉर्चरस पार्ट था पूरे, समझ लो, कैंप लाइफ का सबसे खतरनाक मेंटल टॉर्चर। बिकॉज उस टाइम पे ये लोग सिर्फ मौत से डरते नहीं थे, इन लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि तुम खुद की अनसर्टेनिटी में, खुद के जुए में, खुद की ज़िंदगी जो इनकी जुए के ताश के पत्तों की तरह बन के रह गई हैं उसमें वो खुद पार्टिसिपेट करें। गलत डिसीजन लिया तो मैं खुद ही को कोसूंगा, गलत डिसीजन था, सही डिसीजन लिया तो आई डोंट नो वो सही कितना सही है। ये थी हालत उस टाइम पे। सातवें पे अगर हम आते हैं, विच इज़ द लास्ट फ्रीडम, फ्रैंकल का सबसे पावरफुल आइडिया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडियाज़ किताब में। जब तुमसे सब कुछ ले लिया जाता है एक चीज़ रहती है, वो रहती है तुम्हारा एटीट्यूड। अब वो तुम्हारा नेगेटिव सेंस वाला एटीट्यूड नहीं जो तुम जो है बहुत एटीट्यूड दे रहा है आजकल, वैसा नहीं। जिसमें उन्होंने कोटेशन दिया है, आई कोट, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम ए मैन बट वन थिंग, टू चूज़ वंस एटीट्यूड। आई अनकोट। एक्सटर्नल फ्रीडम तो जा ही चुकी है, लेकिन इंटरनल फ्रीडम अभी भी है, कहीं ना कहीं छुपी हुई है। और ये डेंजरस नॉलेज है क्योंकि ये इन लोगों से विक्टिमहुड निकाल दे रहा था, एक्सक्यूजेस हटा लेता था। अब तुम क्या ही एक्सक्यूज़ दोगे, क्या ही विक्टिमहुड दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक इंटरनल फ्रीडम अभी भी रह रही है दोस्त। और यहाँ से इनका सातवां सत्य आता है जो कि क्या है, यू आर नॉट पावरलेस, तुम्हारे पास ताकत की कमी नहीं है, यू आर अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर रिस्पॉन्स। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अवॉइड कर रहे हो। यहाँ पे एक फ्रेंच फिलोसोफर जॉन पॉल सार्tre का कॉन्सेप्ट आता है, विच इज़ अ मैन इज़ कंडेम्ड टू बी फ्री। तुम श्रापित हो कि तुम इतने स्वतंत्र हो, इतने फ्री हो, और तुम्हें ये रियलाइज़ ही नहीं होता तुम इतने फ्री हो, और तुम अपने आप को बंदिशों में बांध के घूमते हो। कैसे इंसान हो भाई। आठवां इनका आता है, मॉडर्न वर्ल्ड विच इज़ द रियल प्रॉब्लम। आज की डेट की सफरिंग इज़ डिफरेंट बिकॉज यू आर नॉट स्टार्विंग, यू आर नॉट इन डेंजर। तुम्हें कोई कॉन्सेंट्रेशन कैंप में नहीं डाल रहा, तुम भूखे नहीं मर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम खोखले फील करते हो, एम्प्टी फील करते हो, एक खाली बर्तन की तरह बचते हो। इस पे इनका एक कोट है, कोट, द एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम मैनिफेस्ट इटसेल्फ मेनली इन अ स्टेट ऑफ बोर्डम, अनकोट। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कंफर्ट है, तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन तुम्हारे पास क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तुम्हारे पास नेसेसिटी नहीं है कि ये चीज़ करनी ज़रूरी क्यों है, तुम्हारे पास मीनिंग नहीं है, मायने नहीं है। तो तुम्हारा माइंड क्या करता है, एंग्जाइटी क्रिएट करता है, ओवर थिंकिंग करता है, डोपामीन एडिक्शन में पड़ जाता है, पॉर्न एडिक्शन में पड़ जाता है, डूम स्क्रॉलिंग एडिक्शन में, रील स्क्रॉल कर रहे हो, कब आधा घंटा 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चल रहा है, कब पूरे दिन में 4 बार हिला के बैठे हो पता ही नहीं चल रहा है, और वो चीज़ रिपीट हो रही है, आज लास्ट, कल लास्ट, परसों लास्ट, करते करते हो लास्ट पता नहीं 10 साल से चल रहा है। और यहाँ से इनका 8th ट्रुथ आता है, जिस यू डोंट नीड एस्केप। कब तक भागेगा दोस्त, कब तक, कहाँ तक भागेगा। अरे दोस्त,
एक टाइम पे जाके तो रॉकेट का भी ईंधन ख़त्म हो जाता है। तेरे को क्या चाहिए? तेरे को फेस करनी है अपनी सफरिंग, अपनी प्रॉब्लम। यू नीड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही थी इनकी वार्निंग, यही था इनका फाइनल कोलैप्स। एक ऐसा मर्द, एक ऐसा इंसान जो कि कंसंट्रेशन कैंप में था, उसको मीनिंग मिला, उसने मीनिंग ढूंढा और वो जिंदा बचा, उसने अपनी कहानी बताई। विक्टर फ्रैंकल वन ऑफ देम। लेकिन तू कंफर्ट में रहते हुए भी अकेला महसूस करता है। अगर विक्टर फ्रैंकल आज की डेट पे जिंदा होते तो फाइनल कोटेशन ये देता है, आई कोट, इन सम वेज सफरिंग केसेस सीजेस टू बी सफरिंग एट द मोमेंट इट फाइंड्स अ मीनिंग, एंड कोट। भाई इसको याद रख। एक ऐसा इंसान जो कि उस कंसंट्रेशन कैंप में खड़ा हुआ, हर तरफ मौत, हर तरफ एक 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 डर, भुखमरी और एब्सोल्यूट होपलेसनेस, कुछ नहीं होने वाला, मौत ही अब सब कुछ है। और फिर भी उसको एक रीज़न मिला जीने का, और तू यहाँ पे दोस्त बैठा हुआ है अपनी फ्रीडम के साथ, अपने कंफर्ट के साथ, अपने ऑप्शंस के साथ, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, और कोस रहा है अपनी ज़िंदगी को। और फिर भी बोलता है मैं अकेला फील करता हूँ, फिर भी बोलता है मैं थक चुका हूँ, फिर भी बोलता है कि मैं खो चुका हूँ। इसको सिंक होने दे दोस्त, इसको अपने अंदर बैठने दे, सीपने दे अपने अंदर। क्योंकि दिस वॉज नेवर अबाउट द कैंप्स, इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं था। दिस वॉज अबाउट यू। विक्टर फ्रैंकल टॉक्ड अबाउट यू। बिकॉज सत्य ये है दोस्त, तेरी प्रॉब्लम सफरिंग नहीं है। योर प्रॉब्लम इज़ दैट नथिंग इन योर लाइफ इज़ वर्थ सफरिंग फॉर। तेरी ज़िंदगी में तूने ऐसा कोई विजन, ऐसा कोई माइलस्टोन रखा ही नहीं है जिसके लिए तू सफरिंग करके हाथी ठोक के बोले हाँ भाई मैं इसको पार करके निकलूँगा। तूने अपनी ज़िंदगी ऐसी बना ली है जहाँ पे तुम्हारे लिए एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ ईजी है, सब कुछ रिप्लेसेबल है। आज बंदी कल छोड़ दी, आज बंदा कल छोड़ दिया, आज सुट्टा कल बीड़ी, सब कुछ रिप्लेस कर देते हो। और उस प्रोसेस में तुमने वही सबसे इम्पॉर्टेंट क्रक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी ज़िंदगी से हटा ली जो कि उस ज़िंदगी को वज़न देती है, जो कि है मीनिंग। तो तुम्हारा दिमाग अब वही करता है जो कि उसको पता है क्या करना है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बंदर की तरह है। वो एंग्जाइटी क्रिएट करता है, वो ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है, वो एम्प्टीनेस क्रिएट करता है। इसलिए नहीं कि तेरी दोस्त ज़िंदगी मुश्किल है, बट बिकॉज योर लाइफ इज़ खोखली, हॉलो। दीमक खा गई है तुम्हारी ज़िंदगी को, खोखला कर गई है दोस्त। लकड़ी पे दीमक लग जाती है ना, तो लकड़ी सड़ के अपने अंदर ही इम्प्लोड कर जाती है, अपने अंदर ही टूट के गिर जाती है, लकड़ी सड़ के ख़त्म हो जाती है। उस लकड़ी का कोई इलाज नहीं होता। तो इससे पहले वो दीमक तेरे को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे, उस दीमक का कीट वो जो है ना, कीटनाश जो होता है, नाटक बोल रहा हूँ, कीटनाश जो होता है वो ला और ख़त्म कर। और ये होती विक्टर फ्रैंकल की वार्निंग। अगर तू दोस्त एक रीज़न टू लिव नहीं चूज़ करेगा तो वर्ल्ड तेरे को डिस्ट्रैक्शंस दे देंगे सर्वाइव करने के लिए। तेरे तू स्क्रॉल करता रहेगा, यू विल कीप एस्केपिंग। तुम अपने आप को अपनी गंदी एडिक्शन से नंब करते रहोगे अनटिल वन डे तुम उठोगे, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमने एक मज़ेदार, ईमानदार, रोमांचक और हार्ड लाइफ नहीं जी, तुमने बस एक खोखली लाइफ जी। तो अब ये मत पूछो अपनी ज़िंदगी से दोस्त कि मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। असली सवाल ये पूछो, वॉट इन माई लाइफ इज़ वर्थ सफरिंग फॉर। मेरी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ का वज़न है, क्या चीज़ की औकात है जिसके लिए मैं सफ़र करने को तैयार हूँ, आज त्याग दूंगा। और अगर तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है तो दोस्त वो कोई ट्रेजेडी नहीं है। ट्रेजेडी तब होगी जब तुम ऐसे ही रहोगे, इसी हाल में रहोगे, चूज कर लोगे वो चीज़ विच इज़ मीनिंगलेसनेस और उसको आगे लेके चलते रहोगे। तो दोस्त मीनिंग चूज कर, उसको अपने साथ आगे लेके चल और उसको मांगने दे तुझसे कुछ कि मैं तुझसे ये मांगती हूँ। मीनिंग तुझसे मांगे कि मैं तुझसे हौसला मांगती हूँ। तेरे पास है, तेरे को बोलना चाहिए है। विल पावर है, हिम्मत है, इंड्योरेंस है। जो मांगोगे वो दूंगा, बिकॉज यू आर वर्थ सफरिंग फॉर। बिकॉज इन दी एंड मीनिंग इज़ नॉट फाउंड, मीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। और यही है ज़िंदगी का असली सत्य, यही है ज़िंदगी का गेम। तो दोस्त अगर इस किताब का एनालिसिस अच्छा लगा, जो कि मैंने कुछ इंटरेस्टिंग देने की कोशिश करी, तो मैंने एक और किताब का एनालिसिस, एक एस्से का एनालिसिस दिया था, जो कि हमारे महान फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह की जो एस्से था, वाई आई एम एन एथीस्ट, ग्रुप ऑफ एसेज में से एक एस्से था, उसके ऊपर बनाया था।
तो वो वीडियो अगर देखना है तो यहाँ पे जाके ज़रूर क्लिक करना दोस्त, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो वीडियो तुम्हें मोटिवेशन देगा, और इस वीडियो के साथ उस वीडियो का कॉम्बिनेशन बनाओगे ना तो ऐसी एनर्जी आएगी कि साला अभी काम पे बैठ जाओगे। तो वीडियो भी जाके देखो। मास्टर क्लास नहीं है तो नहीं लिए तो मास्टर क्लास उठाओ। और दोस्त अगर अपग्रेड करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो भाई देसी फिलोसफर एकेडमी कम्युनिटी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इंडिया। तो जाओ, उसका गूगल फॉर्म नीचे जाके पढ़ो, मीट यू इन द कम्युनिटी। चलो भैया, अभी पहले वीडियो पे जाओ, भगत सिंह जी से सीखो। चलो।